हेलो दोस्तों, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। दोस्तों, पहले तो मैं आगे बात शुरू करूँ, मैं बता दूं कि मैं शॉल ओढ़ के बना रहा हूँ ये वीडियो को। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई ऐसा दिखावे के लिए कर रहा हूँ। मैं जब सुबह से उठा हूँ, मैं फ़ोन पे लगा हुआ था और मैं उठा भी नहीं। और मैं बाबा साहेब जी के जो अपमान किया अमित शाह जी ने, और इतना जितने जब से किया है तब से मैं इतना परेशान हूँ। और मैं उसके लिए इतने वीडियोस बना रहा हूँ, और उसके लिए मैं इतना लोगों को समझा रहा हूँ कि हमें क्यों कांग्रेस का साथ देना चाहिए। मैं ये लोगों को समझा रहा हूँ कि अरे भाई, अगर मैं मायावती जी की निंदा कर रहा हूँ या चंद्रशेखर की निंदा कर रहा हूँ इस कारण से कि इन लोगों ने 3 दिन तक इनका खून नहीं खोला। 3 दिन तक इनको समझ नहीं आया कि भैया बाबा साहेब जी का जो अपमान हुआ है वो क्या एक खतरनाक षड्यंत्र है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जबकि मैंने सबसे ज़्यादा, आप फेसबुक पे अगर मायावती जी की पोस्ट देखेंगे कि मायावती जी की पुस्तकों पे, मायावती जी पे, तो सबसे ज़्यादा पोस्ट तो आपको फेसबुक पे मेरी मिलेगी, निखिल सबलानिया की मिलेगी। अगर बाबा साहेब जी पे पोस्ट देखेंगे, सबसे ज़्यादा मेरी पोस्ट मिलेगी। अगर आप वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, सबसे पहले बाबा साहेब जी के ऊपर वीडियो बनाने, उनकी किताबों के ऊपर, वो मैंने शुरू किया। सबसे पहले बाबा साहेब जी का भाषण, 13 साल हो जाएंगे, 13 साल पहले सबसे पहला बाबा साहेब जी का भाषण के ऊपर सीरीज मैंने बनाई है। अब मैं उस बात पर नहीं जा रहा कि मैंने क्या क्या किया है, मैं एक मोटी बात ये समझा रहा हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ या कर रहा हूँ वो सही के लिए कर रहा हूँ। अब इस वीडियो में मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूँ। तो इस समय दोपहर के 4 बज रहे हैं, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है। मैं लगभग 4 घंटे से लगातार, मैं थोड़ा लेट उठा, रात को मैं 4 बजे सोया हूँ। मैं बिल्कुल सोशल मीडिया पर जिस तरह से गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं बीजेपी द्वारा, अब उन्होंने एक और नया प्रोपोगंडा कर दिया कि राहुल गांधी जी को बदनाम करना, जिसमें उन्होंने एक वीडियो डाला है कि वो संसद में सो रहे हैं। अरे भैया, जो इंसान दिन रात काम करता है वो तो सोएगा ही ना। अब जो इंसान अगर देश के लिए काम कर रहा है तो वो अगर सो गया, कभी उसे टाइम नहीं मिल रहा सोने का, तो सो गया, क्या हो गया? तुम्हारी बीजेपी वालों की क्या फालतू की बातें सुनने के लिए जागेगा क्या वो? ये बताइए। क्या उनको जो प्रोसीडिंग्स हो रही है, जो बातें चल रही है, क्या वो, क्या बाकी नेता नहीं है क्या वो? और टीवी नहीं है क्या? बाद में देख नहीं सकते क्या प्रोसीडिंग हुई है, उसको फॉलो नहीं कर सकते? ऐसी छोटी छोटी बातों पे बना के जो वो बदनाम करते हैं। तो इसी श्रृंखला में मैं अब एक और बात जो कि बाबा साहेब जी और नेहरू जी को लेकर है, और जिसको वो जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, वो बात के ऊपर कुछ आपको बात बताना चाहता हूँ। वह ये कहते हैं कि हिंदू कोड बिल, वह कहते हैं कि नेहरू जी से नाराज होकर डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया। नंबर एक, उनका जो आरोप है, ठीक है, हुए नाराज, क्यों हुए, किस परिस्थिति में हुए, क्या हुआ, और नेहरू जी ने उसके बाद अ, अनुसूचित जाति जनजाति के साथ क्या किया, ये बात समझने की है। देखिए, बाबा साहेब जी ने 1935 में ये घोषणा कर दी थी कि मैं हिंदू धर्म को नहीं मानूंगा, आगे नहीं रहूंगा। ये घोषणा के बाद भी 35 से लेकर 1951, 52, 53, 54, 55, 56 तक, जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, तब तक उन्होंने तो हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। मतलब बाबा साहब जी ने बेशक घोषणा करी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी घोषणा पे भी इस बात पे वो कायम रहे कि मैं हिंदू धर्म छोड़ूं या ना छोड़ूं, अभी भी इसको सोचूं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब कांग्रेस को ज्वाइन करी, उन्होंने एक हिंदू कोड बिल तैयार किया। क्योंकि ये जो हिंदू कोड बिल था ना, ये बाबा साहेब जी ने जो भाषण दिया था, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट, जिसको मैंने खुद अनुवादित किया है जाति का संहार नाम से, तो वो उसके अंदर बाबा साहेब जी ने बहुत ही एक योजना रखी थी हिंदू धर्म के लिए। वो योजना ये थी कि सबसे पहले तो आप एक एक किताब बनाए हिंदू धर्म की, जैसे कुरान है, बाइबल है। उस किताब में से आप जो भी वर्ण व्यवस्था से संबंधित, जाति व्यवस्था से संबंधित, लोगों को बांटने से संबंधित बातें हैं, वो सारे निकालें। आपके जितने भी पुजारी हैं, उन पुजारियों के लिए एक कोर्स शुरू करें और उनको ट्रेन करें। तो ये सब बातें उन्होंने समझाई। और साथ में उन्होंने, वे चाहते थे कि उनका एक पहले का लेख था कास्ट इन इंडिया, भारत में जातियाँ, उसको भी मैंने हिंदी में अनुवादित किया। उसको वो चाहते थे, उसको और उनके भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को एक साथ प्रकाशित करें। दोनों को मैंने सबसे पहली बार हिंदी में ट्रांसलेट करके प्रकाशित किया। तो वहाँ से पता लगता है, उस लेख से, कि बाबा साहेब जी
कितनी गहराई में चीज़ों को देखते थे। तो जितना भी उनका चिंतन था और उससे उन्होंने जितना भी सीखा था उस चिंतन से कि कैसे हिंदू धर्म के अंदर सुधार लाया जाए, वो जब बाद में भारत के कानून मंत्री बने तो उन्होंने वो लेकर आए वो। अब प्रॉब्लम ये है कि नेहरू जी अगर पास कर देते, देखिए बाबा साहेब जी का संविधान तो पास किया ना, तो हिंदू कोड बिल पास क्यों नहीं करते, वो भी कर देते। समस्या किसकी थी? समस्या थी आरएसएस की। ये जो आरएसएस है ना, एक हिंदू महासभा थी, अभी तो विश्व हिंदू परिषद एक आ गई है, एक हिंदू महासभा थी और आरएसएस थी। इन लोगों को, ये जो शक्तियाँ आज बीजेपी के साथ खड़ी है ना, इन्हीं लोगों को इससे प्रॉब्लम थी कि बाबा साहेब जी जो कानून लेके आ रहे हैं वो कानून ना लाए। अब देखिए बाबा साहेब जी ने इस्तीफा दिया। अब जरूरी नहीं कि बाबा साहेब जी ने नेहरू जी से नाराजगी का इस्तीफा के कारण ही इस्तीफा दिया। एक कारण हाँ उनसे नाराजगी था लेकिन एक कारण ये भी था कि जब बाबा साहेब जी ने देखा कि जो उनका उद्देश्य था, और उन्होंने कहा कि मेरा जो उद्देश्य है ना वो मेरा महान उद्देश्य है, सरकार में बैठकर सरकार में बैठकर तो मैं सिर्फ लोगों की जो अर्थव्यवस्था संभालना और मतलब ये तो सरकार तो जो है ना, देखिए सरकार क्या, सरकार तो सिर्फ एक मैनेजमेंट का काम करती है, लेकिन बाबा साहेब जी सिद्धांत का काम करना चाहते थे भारत के लिए। और वो सिद्धांत का काम था, उनका ये काम था कि भारत के समाज के लोग, भारत के मतलब एक वर्ग के नहीं बल्कि सभी लोग कैसे एक हो। और आज बाबा साहेब जी आज जो कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं बीजेपी के समर्थक कि कांग्रेस ने या बाबा साहेब जी ने बहुसंख्यकों का तो कुछ नहीं किया। अरे भाई बहुसंख्यकों का तो बाबा साहेब करने जा रहे थे। बाबा साहेब जी बहुसंख्यकों के लिए ही तो वो हिंदू कोड बिल लेके आ रहे थे, तो उसका विरोध तो खुद ही इन्होंने किया, आरएसएस वालों ने किया, हिंदू संगठनों ने किया। अब बताओ, और अगर वो संगठन, अब बात ये अगर वो लोग विरोध ना करते तो नेहरू जी हो सकता है कि उस बिल को पास कर देते। अब बात ये है कि नेहरू जी ने पास क्यों नहीं किया, और अगर मैं कह रहा हूँ वो पास करते थे, और अगर वो पास करने के बाद ये लोग उनके जो चुनाव आ रहा था उस चुनाव के अंदर अगर नेहरू जी की सरकार गिराए थे, तो ये लोग जो पूरे देश के अंदर आज धार्मिक उत्पात मचा रहे हैं ये तो तभी आ जाते सरकार में। ये बात नहीं देखते आप लोग। तो नेहरू जी ने तो संभाल लिया ना देश को धार्मिक रूप से। अब एक बात बताइए, अब इससे पहले आप जाइए 1947, एक काम तो जिन्ना कर गया, जिन्ना के बाद ब्रिटिश तोड़ के चले गए, कितना मारकाट बच्चा, 10 लाख लोग मर गए बंटवारे में, कितने परिवार तबाह हो गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी माताएं विधवा हो गई। तो नेहरू जी ने तो देश को संभाल लिया, ये तो फिर तोड़ने पे तुले हुए थे। इतना खूनम खन्ना खान होने के बाद भी, इतना लहू लुहान होने के बाद भी ये लोग फिर तोड़ने के ऊपर तुले थे, फिर ये बाबा साहेब जी का विरोध कर रहे थे, फिर ये नेहरू जी का विरोध कर रहे थे, वो लोग जो देश को संभाल रहे थे। तो नेहरू जी ने क्या गलत किया बताइए, अगर उस समय हिंदू कोड बिल पास नहीं किया। और बाबा साहेब जी को उस महान उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना था, उसके लिए उनको देखिए उसके बाद भी उन्होंने कोई राजनीतिक रास्ता नहीं अपनाया। राजनीतिक रास्ते के साथ साथ उन्होंने बुद्धिज्म, फिर उन्होंने फाइनली कर लिया कि ये जो बहुसंख्यक है, सिर्फ दलितों के लिए, सारे बहुसंख्यकों के लिए क्या सही है। तो उन्होंने जो खोजा वो किसी दलित जाति के व्यक्ति का रास्ता नहीं खोजा, किसी शूद्र जाति के व्यक्ति का रास्ता तो नहीं खोजा, उन्होंने तो बुद्ध जो क्षत्रिय थे, वो बुद्ध क्षत्रिय जो थे उनका ही रास्ता खोजा। उन्होंने जाति देखकर नहीं खोजा, उन्होंने उनकी जो शिक्षा है वो देख के खोजा। और वो आज ये मंदिरों है, मंदिरों के नीचे बौद्ध विहार निकले और निकल रहे हैं और निकलते जा रहे हैं। तो हमारी तो असली सभ्यता बहुसंख्यक की तो बौद्ध है ना, तो बौद्ध धर्म अपनाओ ना, बुद्धिस्ट बनो ना। अगर बाबा साहेब जी का, बीजेपी को मैं चैलेंज करता हूँ, अगर आप सम्मान करते हो बोलो बाबा साहेब जी ने कहा बौद्ध बनो, हमारी एकता हमारी अखंडता बौद्ध बनने में, बोलो बौद्ध बनो। चीन बौद्ध है, कोरिया बौद्ध है, ताइवान बौद्ध है, जापान बौद्ध है, कंबोडिया बौद्ध है, श्रीलंका बौद्ध है, नेपाल में बौद्ध है, बुद्धिस्ट पूरा बौद्ध है, वियतनाम बौद्ध है, लाओस बौद्ध है। अरे तो यहाँ से निकला बौद्ध, हम तो आप बनो ना फिर उनको। आप जब बौद्ध बनोगे तो आप तो इनको साउथ ईस्ट एशिया वालों को ज्वाइन करोगे, क्यों नहीं बन रहे फिर आप बौद्ध? मैं तो कह रहा हूँ बौद्ध बनो, अपने देवी देवताओं की पूजा भी करो, अपने पूर्वजों की पूजा भी करो, कोई रोक है क्या? दलाई लामा जी ने कहा एक असली बौद्ध कभी किसी का
कभी भी किसी का देवी देवता का अपमान नहीं करेगा, और वो सबको अपनाएगा। हम सबको अपना के चलेंगे। जातक कथाओं में है, राम की कथा है जातक कथा में, एक दशरथ कथा है जातक कथा, जो बौद्ध कथा है उसके अंदर कृष्ण जी की ऐसी कुछ कथा भी है। तो सारे जो एक्चुअल में क्या है, हमारा जो पुराना इतिहास था, जो नालंदा और तक्षशिला जो चली, तो भाई वो तो तबाह हो गया। अब हमें कुछ बचा ही नहीं। अब जो हमारे पास स्मृति थी तो स्मृतियाँ लिखते लिखते गए। बौद्ध ग्रंथ तो यहाँ के निकले ही नहीं, इनके पास थे ही नहीं, सब जला दिए थे। तो अंग्रेजों ने खोज कर लेकर आए, विदेशों में गए जाके उन्होंने देखा, हाँ भाई ये सेम बौद्ध ग्रंथ हर देश के अंदर है, तो वो लेकर आए। तो वो उन्होंने बौद्ध ग्रंथ उन्होंने ट्रांसलेट किए यहाँ पर। आपने क्या किया? आपने अखंडता की बात करते हो, जब अखंड भारत अशोक के टाइम पे, चंद्रगुप्त के टाइम पे जो अखंड भारत था और वो बौद्ध भारत था, तो उस बौद्ध शिक्षा को तो आप लेकर ही नहीं आए। तो हर चीज में तोड़ो 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 तोड़ो। अरे कितना तोड़ोगे भाई? बस करो, बस करो प्लीज। अब जोड़ो 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 जोड़ो। अरे भाई जोड़ दो कुछ। समस्याएं होती है राजनीतिक पार्टी से, मैंने आज तक कभी बीजेपी को कुछ ऐसा नहीं बोला। जबकि मैं आपको ये भी बता दूं, कांग्रेस का ऑनलाइन मैंने विरोध करना शुरू किया था। सबसे पहले मैंने कपिल सिब्बल जी का विरोध किया था। मैंने लेख लिखा था। कपिल सिब्बल जो मंत्रालय था, शायद शिक्षा मंत्री थे, वो बने जनरल डायर, कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे आई थिंक। ये कपिल सिब्बल जी ने सबसे पहले, आपको याद होगा, इन्होंने खुद सोशल मीडिया पे फ्रीडम का विरोध किया था। उसके विरोध में मैंने लिखा था। जो आज लोग कांग्रेस एंड गांधी ने छूतों के लिए क्या किया, ऐसे बाबा साहब जी की जो किताब है, अरे भाई सबसे पुराने पोस्ट तो मेरे हैं उस किताब के ऊपर। वो किताब तो प्रचारित मैंने करी है। पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ इंडिया मैंने बीजेपी के नेताओं को बेची है, मैंने उनको पढ़ाया है। तो उनको इसलिए थोड़ा पढ़ा है कि भैया वो उसके बेसिस पे रॉन्ग चीज़ें निकाल ले। गलतियाँ हो गई, गलतियों को समझो, आगे बढ़ो। तो नेहरू जी ने उस समय हिंदू कोड बिल ना पास करके देश को बहुत अच्छा बचाया, बहुत महत्वपूर्ण स्थिति पे, क्योंकि मारकाट तो मच चुकी थी। 10 साल भी नहीं बीते थे। 47 में बंटवारा हुआ है, 51 में 52 में ये हो गया। जब बाबा साहब जी ने इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफे के पीछे नेहरू जी थोड़ा थे, ये तो ये आरएसएस वाले और हिंदू संगठन वाले लोग थे। अब देखिए नेहरू जी ने उसके बाद क्या किया। बाबा साहब जी गुजर जाते हैं। बाबा साहब जी जब गुजर गए, तो आरक्षण का जो बिल था वो तैयार भी नहीं हुआ था कि उसे अब नए भारत में किस तरह से देना है। वो तैयार जगजीवन राम जी के अंतर्गत तैयार करवाया। अब बहुत से लोग जगजीवन राम जी को भी बुरा बोलते हैं, ठीक है, उनकी और बाबा साहेब जी के रही अच्छी दोस्ती भी रही, बुराई भी रही, ठीक है, और उन्होंने बुरा बोला, बुरा उनकी नासमझी थी ना। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात है कि बाबा साहेब जब गुजर गए, तो उनके ऊपर ही सारा बोझ आ गया। क्या है ना, अब देखिए बाबा साहेब जी कर रहे थे एक समाज का, और बड़े करोड़ों लोगों का कुछ कर रहे थे, और अगर जगजीवन राम जी उनके विरोध में बोल रहे थे या बाबा साहेब जी चले गए, तो अब लोग कहेंगे अरे भाई अब आप उनके विरोध में बोल रहे थे, अब आप पे जिम्मेवारी है। लेकिन उस जिम्मेवारी को जगजीवन राम जी ने जितना भरकस तरीके से हो सकता है वो निभाया। 5 बार उन्होंने मंत्रालय, 5 बार मंत्री रहे। और बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको मैं बता दूं, जगजीवन राम जी की 2 बातें मैं बता दूं, बाकी तो बहुत बातें हैं। मैं यहाँ पे ढिंडोरा नहीं पीट रहा, मैं भी बाबा साहेब जी की सोच और उनके विचारों वाला, सही को सही और गलत को गलत बोलने वाला। नंबर 1, 71 का युद्ध, और मैंने किताब भी मंगा के रखी हुई है वो। 71 का युद्ध मैं बताता हूँ क्या है उस किताब में। 71 का युद्ध, हालांकि कांग्रेस भी, अब मैं फिर कांग्रेस को बोलूंगा कि अब आपको ना जब याद आया, अब आप कांग्रेस वाले बोल रहे हो ना जय बाबू जय भीम, ये भी गलत कर रहे हो। मैंने अभी अभी नारा दिया है मैंने 2 महीने पहले, जय भीम जय बाबू बोलो, जय भीम जय बापू बाबू। पता नहीं आप अभी भी मेरे को लग रहा है बापू और भीम, लेकिन बाबू को याद नहीं कर रहे। जगजीवन राम जी को आप याद नहीं कर रहे। जगजीवन राम जी को भी तो आप याद करें। जगजीवन राम जी के साथ आपने बुरा किया है, और बीजेपी ने और आरएसएस ने भी बुरा किया है। लेकिन ठीक है, हो गई, पास्ट की बात खत्म करें, आगे बढ़े। वो भी आपके उतने ही महत्वपूर्ण नेता थे जितने बाबा साहेब जी हैं और जितने नेहरू जी थे या गांधी जी थे। इस बात को आप संभालें। कितने साल उन्होंने कांग्रेस की सेवा करी है, तो उनका उनके भी तो कुछ करिए। तो 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण मैं उनकी बताया था।
एक तो 71 का जो युद्ध है, तो मैं ये कह रहा था कांग्रेस वालों से कि आप लोग इंदिरा गांधी जी को प्रमोट करते हो, लेकिन 71 का युद्ध में रक्षा मंत्री बाबू जगजीवन राम जी थे। और मेरे पास उस समय के आर्मी ऑफिसर की किताब है जिन्होंने कहा कि ही वॉज द बेस्ट, ही ही हैज़ बीन द बेस्ट डिफेंस मिनिस्टर सो फार नाउ। सो ही वो अब तक के सबसे बढ़िया रक्षा मंत्री रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने पूरा घूम घूम के जो सेना को चाहिए था वो उन्होंने सेना को दिया। ये बाबू जगजीवन राम जी का नेतृत्व भी था और इंदिरा गांधी जी का ऑफ कोर्स साथ था। तो हम लोग तो मिलके चले, ठीक है। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने जो किया वो दुष्परिणाम रहा। देखिए बाबूजी की आत्मा दुखी हुई। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत गलत कर्म, लेकिन इंदिरा गांधी जी का भी जो बाद में जो डेथ हुई वो भी बहुत बुरी हुई। बाबूजी के बेटे के साथ षड्यंत्र किया, लेकिन उनके जगजीवन राम जी के बेटे के साथ षड्यंत्र किया, लेकिन इंदिरा गांधी जी के बेटों के साथ क्या हुआ? तो ये तो कर्म का फल है। अब आप समझ सकते हैं मैं इतनी बात बोल रहा हूँ तो मेरे को कांग्रेस तो नहीं बुलवा रही ना। ये तो आप इतना तो मैं सबसे ये कह रहा हूँ, भाई भरोसा रखो। मैं कह रहा हूँ अगर राहुल गांधी जी का साथ दो, क्योंकि वो बाबा साहब जी के सम्मान में खड़े हुए हैं। मैं कहूँ मल्लिका अर्जुन जी का साथ दो। मल्लिका अर्जुन जी का तो कोई नाम ही नहीं लेता, एक दलित मल्लिका अर्जुन जी का नाम नहीं लेता। वो आदमी कांग्रेस को अगर रिवाइव कर रहा है, कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, तो भाई वो तो उन्हीं शक्तियों के खिलाफ है ना जो शक्तियाँ आपके खिलाफ है। उसका तो आप नाम ही नहीं ले रहे। और हर को और नेगेटिव थिंकिंग है। तो नेहरू जी ने लेकिन आरक्षण पूरा किया। और आज जो अब लोग कहेंगे अरे आरक्षण, फिर भारत के लोगों में फिर नीचता कहूँगा मैं, अरे आरक्षण ये वो। अरे भाई नेहरू जी ने पंचवर्षीय योजना लेकर आए, कृषि को आगे बढ़ाया, आईआईटी शुरू करी, यूनिवर्सिटी शुरू करी। क्या वो नहीं किया? ये जो इतने बन गया बना, हमें तो अंग्रेज छोड़ गए थे ना। ये क्यों नहीं समझ रहे कि अंग्रेजों से हमने न्यूक्लियर सबमरीन मांगी थी, पुरानी भी नहीं दी उन्होंने हमको, वो चाहते नहीं थे। ये बंटवारा भी उन्होंने करवाया। अब मैं नेहरू जी की दूसरी बात मैं आपको बाबू जगजीवन राम जी की बताता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात। अब देखिए कांग्रेस का राज, कांग्रेस का मंत्री, और क्या कर सकता है। और ये बात जो लेखक हैं इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी, मैंने उनसे भी पूछा, उन्होंने जगजीवन राम जी पर रिसर्च किया है, बुक लिखी है। पर समस्या ये है कि उनके ऊपर जो मटेरियल है वो शायद कब अवेलेबल है और मिलता नहीं है। तो ये बात एक हरियाणा के एक रिसर्चर है, उनसे मेरे को पता लगा, उन्होंने वीडियो डाला है। जगजीवन राम जी ने यहाँ पर एक हरियाणा में लैंड आंदोलन हुआ। वो लैंड आंदोलन के लिए यहाँ पर लोग आए करते हुए, और यहाँ पर उनको तंग किया गया कुछ शरारती तत्वों द्वारा। तो जगजीवन राम जी ने उनकी सुरक्षा के लिए सेना की टुकड़ी लगा दी, सेना की टुकड़ी लगा दी दलितों की सुरक्षा के लिए। यह बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही एक इंसिडेंट अमेरिका में हुआ था जॉन एफ कैनेडी के टाइम पे, जब उन्होंने अश्वेत बच्चों को, पहले अमेरिका में श्वेत और अश्वेत, गोरे और काले बच्चे अलग अलग पढ़ते थे स्कूलों में। तो वो एक कानून लेकर आए कि सब एक साथ पढ़ेंगे। वो बच्चे जाने लगे, जब अश्वेत बच्चे, काले बच्चे जब गोरों के साथ पढ़ने लगे तो उनका विरोध होने लगा, उनको मारा पीटा जाने लगा। तो कैनेडी ने आर्मी लगा दी थी। किसी भी देश में आर्मी जो होती है वो इंटरनल मैटर में नहीं आती है, उसको लगाना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, लेकिन उन्होंने लगाई। और यहाँ जगजीवन राम जी ने लगा दी, कितनी बड़ी बात है। और जगजीवन राम जी की, चलो एक बात और बताऊँ, इंदिरा गांधी जी के साथ उनका शिमला के ऊपर, शिमला में एक समझौता हुआ था जिससे वो नाराज़ थे। तो वो कोई अपने इसमें कोई व्यक्तिगत उसके लिए नाराज़ नहीं थे। तो गलतियाँ सबसे होती हैं, हर इंसान है, उसमें ईगो भी होता है, उसकी गलतियाँ भी होती है, उसको गलत तरह से गाइड भी किया जाता है। एक आदमी है, वो राजनेता है, तो बहुत चीज़ें होती है। अब मैं आपको नेहरू जी की एक बात बताऊं, ये बात तो कोई बताएगा नहीं, और ये कांग्रेस की बात है, आज़ादी से पहले की बात है। नेहरू जी गए यूएसएसआर, तो उस समय जो रशिया, वैसे नाम था उसका, रूस गए वो। तो रूस में कार्यक्रम था, तो कार्यक्रम क्या था, समाजवादी विचारधारा पे। तो नेहरू जी बहुत प्रभावित हुए, और नेहरू जी तो समाजवादी विचारधारा के थे। हालांकि बाबा साहब जी ने उनसे ये भी कहा है कि आपने परिवारवाद भी बैठाया है, लेकिन अब आप ये समझिए कि परिवार का कई बार जो सदस्य होता है वो जुड़ा होता है।
आपके शिक्षा से जुड़ा होता है, आपके काम से जुड़ा होता है तो जुड़ जाता है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक सच ये भी है कि अगर नेहरू जी के पिताजी जो थे, उन्होंने भी पार्टी में पूरा योगदान दिया था, कांग्रेस में मकान दिया उन्होंने अपना, सबसे पहले उन्होंने अपना कार्यालय दिया कांग्रेस को चलाने के लिए, तो उनका योगदान था। ऑफकोर्स है, उनका एक बेटा था तो वो जुड़ेगा यार उनसे। फिर भी मैं ये नहीं कहता कि जो बाबा साहेब जी कह रहे थे वो गलत था, नहीं, बाबा साहेब जी कह रहे थे वो भी सही था, और उस पर भी कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए। और वो हर क्षेत्र में है समस्या, और समस्या पे काम करना चाहिए। तो नेहरू जी वहाँ गए जब, तो वहाँ पे वो सोशलिस्ट विचारधारा पे बहुत प्रभावित थे, और यहाँ पे आके उन्होंने एक भाषण दे दिया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण के बाद कांग्रेस में बौखलाहट हो गई। अब आप, मैं बीजेपी वालों से कह रहा हूँ, अब आप ये बात ना कांग्रेस वालों से ये पूछिए कि जब नेहरू जी रूस में गए और उन्होंने साम्यवादी विचारधारा से, समाजवाद और साम्यवाद से प्रभावित होकर जब यहाँ पर आकर भाषण दिया, तो कांग्रेस के नेताओं ने उनका समाजवाद और साम्यवाद पे विरोध क्यों किया? समाजवाद या साम्यवाद पे अगर वो बराबरी की बात कर रहे थे तो कांग्रेस के नेताओं ने उनका विरोध क्यों किया? ये बात बीजेपी वाले, अब आप ये पूछिए, तब आपको राष्ट्रभक्त मानूंगा। तो उस समय कांग्रेस के नेताओं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी थे, उन्होंने तक गांधी जी को पत्र लिखा कि नेहरू जी से कहिए या तो पार्टी छोड़े या माफ़ी मांगिए और अपने भाषण के शब्द वापस लीजिए। तो उनको वो शब्द वापस लेने पड़े। अब वो शब्द ही नहीं थे, ये बात समझिए, वो विचारधारा थी, वो आइडिया था कि हम भारत को समाजवाद साम्यवाद की तरफ लेके जाएंगे, नहीं जाएंगे। और उसी समाजवाद और साम्यवाद को पकड़ा चीन ने। आज लोग कहते हैं कि नेहरू जी कमज़ोर हो गए, अरे भाई, लोग कमज़ोर हो गए, चीन मजबूत हो गया, चीन को देखा नहीं। अरे भाई, ये बताइए कि जब नेहरू जी खुद साम्यवाद की बात कर रहे थे तो आप लोगों ने तो उनका विरोध किया, तो आपने उनका विरोध किया, तो नेहरू जी ने अपने शब्द वापस लिए, अपने शब्द वापस लिए, मतलब वो विचारधारा वापस हुई। वो तो आप लोगों ने विचारधारा वापस करवाई ना, नेहरू जी तो ला रहे थे साम्यवाद, नेहरू जी तो ला रहे थे समाजवाद, वापस किसने करवाई? आपने करवाई। और इसके अंदर आरएसएस और हिंदू दल के नेता भी थे, क्योंकि जितने भी कांग्रेसी थे वो कांग्रेसी हिंदू महासभा का सदस्य भी होता था और कांग्रेस का सदस्य भी होता था। तो ये कहना है कि कांग्रेस हिंदू धर्म के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बहुत बेकार की बात है। बल्कि कांग्रेस ने हिंदू धर्म के लिए जितना किया है उतना तो बीजेपी ने भी नहीं किया होगा। उन्होंने तो एक राम मंदिर बना के अपना सिक्का जमाया है। राम मंदिर से पहले हजारों मंदिर इस देश में आज़ादी के बाद भी बने हैं। सोमनाथ का मंदिर कांग्रेस ने खड़ा किया, हालांकि उस सोमनाथ के मंदिर के नीचे बौद्ध विहार के अवशेष निकले, उसकी फाइल मोदी जी ने एक विचार आके उन्होंने कहा है, मेरे शब्द नहीं है, मेरे को रिटर्न जानकारी नहीं है न्यूज़ में, पर जिन्होंने कहा है तो वो काफ़ी सीनियर है, उन्होंने कहा है, तो ऐसे नहीं कहा होगा कि मोदी जी ने वो फाइल फिर बंद करवा दी जब सोमनाथ मंदिर के नीचे से निकले। तो मैं तो कहता हूँ कोई बात नहीं, हम तो कहते हैं जी, मैं तो भगवान बुद्ध की विचारधारा में विश्वास रखता हूँ। ठीक है, हमारे अफगानिस्तान में भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी, तोड़ दो। मैं तो कहूँगा आप मूर्ति तोड़ रहे तोड़ो, विचारों को सीख लो, बस ख़त्म बात। विचार, भगवान बुद्ध ने तो मूर्तियाँ नहीं बनवाई, चलो कोई बात नहीं। अभी लोग खोज रहे हैं, मैंने तो ये डाला है कि लोग जो भगवान बुद्ध की खोज रहे हैं, मैंने कहा ठीक है, अब खोज ली, बहुत खोज हो गई, अब इसके आगे बढ़ो, विचारों को अपनाओ। कोई मूर्ति, भगवान बुद्ध कोई मूर्ति खोजने नहीं निकले थे, वो तो निर्वाण प्राप्ति के लिए निकले थे, तो निर्वाण प्राप्ति करो। तो नेहरू जी, अब मैं कह रहा हूँ कि अगर वो नेहरू जी उस समय साम्यवाद ले आते, तो जो चीन साम्यवाद के रास्ते पे चलकर, कम्युनिज्म के रास्ते पे चल के मजबूत हुआ, हमारा भारत भी तब मजबूत हुआ था। तो चीन ने तो हमें धोखा दे के आगे आया, चीन ने क्या हमें धोखा दिया? लोग कहते हैं कि नेहरू जी कमज़ोर रहे, हमने रिपोर्ट भेजी है, ठीक है, वो बात सही है, नेहरू जी के ऊपर और बड़ी जिम्मेवारी थी। दूसरा, चीन एक धोखेबाज देश है। असल में चीन के जरिए जो साम्राज्यवादी शक्तियाँ थी, ब्रिटेन, इम्पीरियलिस्ट जो कंट्रीज थी, वो ब्रिटेन, अमेरिका, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चीन को उठाया। ये यहाँ से चले गए, दो जगह से तोड़ के चले गए। एक जगह से इसलिए तोड़ गए कि हम सीधा ईरान और यूरोप से कनेक्ट ना हो जाए, और उधर हम, या तो इनको ये भी डर था कि ये इंडिया की तो बस, क्योंकि इंडिया की जो सेना है उसके दम पर ही इन्होंने विश्व युद्ध जीते हैं। 15 लाख सैनिक हमारे गए थे यहाँ से विश्व युद्ध लड़ने के लिए, तो हमारी सेना बड़ी खड़ी हो चुकी थी।
तो इनको डर था कि जो हमारी सेना है ना, इतनी बड़ी सेना हमने खड़ी तो कर दी, अब ये सेना कल को बढ़ गई, ये तो यहाँ पे अरब देशों में आ जाएंगे, इनके तो तेल के गोदाम, इनके ये इनका कब्जा हो जाएगा, तो यहाँ से काटो। वो पाकिस्तान बना दिया, यहाँ से काटो। क्यों काटो? और उनको ये भी पता था कि भैया यहाँ पे जो ट्रेड है उस पर हमें कल को कंट्रोल रखना है और आर्मी बेस बनाना है। अभी भी जो अमेरिका की लड़ाई चल रही है वो आर्मी बेस के लिए, तो वहाँ एक बन गया वो पाकिस्तान का दूसरा हिस्सा, वो बांग्लादेश बन गया। अब बात बच गई कि और कैसे कंट्रोल करें, तो तिब्बत तिब्बत पे थोड़ा चाइनीज़ कंट्रोल था, लेकिन आर्मी कंट्रोल नहीं था। पहले इन्होंने इन्होंने तिब्बत को, ये ब्रिटिश लोग कहते रहे हाँ हम तुम, अमेरिका कहता रहा हम तुम्हारी हेल्प के लिए आएंगे, हम ये उनकी हेल्प के लिए नहीं गए। तिब्बत इन्होंने कंट्रोल करवाया चाइना से, क्योंकि तिब्बत से रॉ मटेरियल रिसोर्स लो और तिब्बत आगे फर्दर डेवलप और इंडिपेंडेंट कंट्री ना बने। और तिब्बत के बाद इन्होंने घुसाया है, ये अमेरिकन ने घुसाया है उसके अंदर। तो तब तो नेहरू जी ने कहाँ बनाया अमेरिका से संबंध? ज़्यादा संबंध उन्होंने बनाया नहीं। चीन धोखेबाजी कर दी उसने। और नए नए हम कितनी कितनी समस्याओं के बीच में वो आदमी प्रधानमंत्री बना होगा, तो इस बारे में सोचिए। बंटवारा हुआ, देश बढ़ गया, लाखों लोग भूखे मर रहे थे, खाने को कुछ था नहीं, अंग्रेज तो भाग गए थे रातों रात यहाँ से, जैसे अभी आपने अफगानिस्तान में देखा ना, तो ऐसे भाग गए। वो तो इनकी समझदारी थी कि इन्होंने जो उनका बंदा था, कौन था वो वायसराय जो आखिरी था इनका, उसको रोक लिया, तो कुछ काम करवा दिए और संभाल लिया देश को। कितने देश आज बाकी जो देश हुए ब्रिटेन से आज़ाद, उनका क्या हाल है? आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। हमने बना तो दिया, इन्होंने, कांग्रेस ने बना तो दिया, गलतियां भी करी, बनाया भी तो था। वजीफे दिए, एजुकेशन दी, फ्री एजुकेशन दी, कपड़े दिए, किताबें दी, फ्री कॉलेज एजुकेशन दी। मैं खुद 1,500 में दिल्ली के जाके हुसैन कॉलेज में पढ़ा हूँ, साल की 1998-99 के आसपास। 13 रुपये में मैंने DTC बस में सफ़र किया कॉलेज तक। ये मैंने बाद में लॉ किया, अभी 2000 आफ्टर बिकमिंग ए प्रोफेशनल, आई थिंक 2011-12 तक 13-13 रुपये में तो उन्होंने आपको स्टूडेंट्स को बस में सफ़र करवाया, पूरा पास बनवाया। 100 रुपये में बस के पास में आप दिल्ली में कहीं भी आओ जाओ। क्या फैसिलिटी नहीं दी आपको? दिल्ली की बात कर रहा हूँ, पूरे देश में क्या है? पब्लिक लाइब्रेरीज किसने बनाई? क्या ज्ञान का प्रचार प्रसार रोका? क्या कांग्रेस ने ये सिखाया जाके जाओ गड्ढे खोदो? आर्कियोलॉजिकल सर्वे, जो असली गड्ढे खोदने का काम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे कांग्रेस ने खड़ा किया, हमारी साइट्स को संभाला। मैं 2008 में गुजरात में गया था, कच्छ एरिया में, भुज एरिया में। वो कच्छ के अंदर पुरानी बुद्धिस्ट गुफाएं हैं, जूनागढ़ में बुद्धिस्ट गुफाएं हैं, वो जाके संभाली ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने, कांग्रेस के टाइम पे तो संभाली है। गलतियां भी हुई है। मैंने नॉवल लिखा है दलित की गली, और मैं कहूँगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को सबको पढ़ना चाहिए कि उन्होंने पूंजीपतियों को साथ भी दिया है, और ख़ास करके गरीब और दलितों का शहरों में दमन भी किया है। हाँ, ये अच्छा है कि उन्होंने गांवों के अंदर ज़मीन भी दी है। मेरे रिश्तेदार थे, वो आए तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि हमें इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, मतलब उनको तो पता नहीं था इंदिरा गांधी के टाइम पे। मैंने कहा भाई कौन से सन में मिली, किस टाइम पे मिली? तो जब निकल के आया तो वही था जो लैंड सीलिंग के टाइम पे मिली। मैंने कहा उससे पहले क्या करते? कहते राजा की मजदूरी करते थे। और वो कब से कर रहे होंगे? वो पता नहीं कितने सदियों 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 हज़ारों साल से कर रहे होंगे। तो हज़ारों साल के गुलाम इंसान को आज़ाद करा दिया, अब बच्चे की जान लोगे? तो ये आई होप कि उन लोगों को समझ में आएगा। गलती हर सरकार से होती है। देखिए हम नागरिक हैं, कांग्रेस की जो आखिरी गलती जो हुई है ना, मेन जो गलती हुई है कांग्रेस की, मैं 2 गलतियां कांग्रेस के अगर नेता देख रहे हैं तो उनको बता दूं। अपार्ट फ्रॉम की जो करप्शन रहा है, देखिए करप्शन वरप्शन अब छोड़िए, अब देश जब संभालना है, जितना कमा रहे हो उतना लो और एंजॉय करो यार, लाइफ खत्म हो गई बात। दूसरा जो उनसे राजनीतिक गलती हुई है वो ये हुई है कि असहिष्णुता। उन्होंने एक्चुअली असहिष्णुता शुरू करी कैसी? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब महंगाई उस समय बढ़ रही थी, तो राज बब्बर जी का एक कमेंट आया था कि अरे मैं तो इतने पैसे में रोटी खा लूँगा, और उसका लोगों ने मजाक उड़ाया। जब दिल्ली के अंदर कामकाजी एक महिला का जो कॉल सेंटर उस समय शुरू हुए थे, वहाँ पर रात में बलात्कार होकर मर्डर हुआ। ऐसा कुछ हुआ, मर्डर हुआ नहीं हुआ मुझे पता नहीं, बलात्कार हुआ था। तो उस पर शीला दीक्षित जी ने कहा था लड़कियां रात को, इतने रात को घर से निकलती क्यों है? तो वहीं पे जब किसी नेताओं के, और बल्कि उन नेताओं के उन बयानों को दबाने की जगह कांग्रेस ने ना तो उन नेताओं को कुछ बोला बल्कि उनका पक्ष लिया। तो ये असहिष्णुता कांग्रेस ने करी थी शुरू, जिसका
लोगों के दिमाग पे बहुत गहरा असर पड़ा था। और भी कई कारण थे। हाँ, एक रामलीला ग्राउंड में जब प्रदर्शन चल रहा था बाबा रामदेव का, तो वहाँ पे लाठी, अरे वहाँ पे क्या जरूरत थी लाठी की? वहाँ जाते, बात करते, उनसे नेगोशिएट करते, हाँ जी क्या चाहिए बताओ, चलो करेंगे, खत्म हो गई, हो जाती बात वहीं पर। अब दुश्मनी के दृष्टिकोण से देखोगे तो कभी भी सुलह नहीं हो पाई। मैंने इतनी जो बातें बोली है, मैंने तो खुद सबसे किताब पढ़ी, तो मैंने तो खुद कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, मैंने खुद लोगों को पढ़ाई। तो ये तो ना मैं दुश्मन बन के बैठ गया हुआ है। मेरा बहुत बड़ा योगदान है बीजेपी को लेके आने में। मैंने बहुत कांग्रेस का दुष्प्रचार किया है, दुष्प्रचार किया है। मैं कांग्रेस के लिए दुष्प्रचार होगा, पर जनता के फायदे के लिए मैंने प्रचार किया कि भाई सरकार बदले, नई सरकार आए। तो चलो हम चाहते हैं कि जो समस्या है वो हल हो जाए, लेकिन अभी कुछ और तरीके से चल रहा है हिसाब किताब, राष्ट्रीय तरीके से नहीं चल रहा जैसे राष्ट्र चलना चाहिए। कुछ मामलों में अच्छा है हम कह सकते हैं, लेकिन वो जो अच्छाई भी है ना, वो भी कहीं ना कहीं एक भौतिकवादी मतलब है, गड़बड़ है। तो अगर आप जिन चीज़ों के लिए कांग्रेस को कहते हो कि कांग्रेस गलत थी, कि कांग्रेस में रिश्वत भ्रष्टाचार था, भ्रष्ट मैं कौन है चलो भ्रष्टाचार छोड़े, बड़े लेवल पे जो राष्ट्रीय नीति है, जैसे राष्ट्रीयकरण है चीज़ों का, और सरकारी नौकरियां बढ़ने की, 9.5 लाख नौकरियां खाली हैं, चलो 1 करोड़ 2 करोड़ आप छोड़िए, 9.5 लाख जो खाली है वो भरिए ना। 2.5 लाख सेना सुरक्षा बलों में खाली है, वो नौकरियां भरिए। छोटी चीज़ों में तो बदलाव करिए ना। अभी तो 15 लाख को, इस देश में विद्रोह नहीं हुआ कि आपने 15 लाख करोड़ पे 15 लाख हर व्यक्ति को नहीं दिया। आपने कहा जुमला है, कितने अच्छे लोग हैं हमारे देश के, मान लीजिए चलो जुमला है मतलब इतने सीधे, इतने इनोसेंट लोग कहाँ मिलेंगे यार बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको, है? कोविड के टाइम पे आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने कि 20 लाख करोड़ का मैं पैकेज, जबकि सब आज सब कोविड की वजह से जिनके काम धंधे बंद हुए वो आज कर्ज में डूबे हुए हैं। तो ऐसी मतलब ये ऐसे हम छोटे बच्चे थोड़ी ना कि आप, या आप ये सोचते हैं कि भाई हम तलवार खड़ा कर देंगे, फिर आपको लोग कहेंगे आप में ब्रिटिश राज में, और क्या फ़र्क है बताइए? वो भी तोप के गोलों से उड़ाते थे, आप भी तोप के गोलों से उड़ा रहे हो। वो भी लोगों को मार देते थे, आप भी लोगों को मार देते हो। तो कांग्रेस ने भी जो डंडा चलाया वहाँ पे रामलीला में, वो भी उनकी गलती थी। दूसरा जब अन्ना आंदोलन हुआ, कांग्रेस को सिंपल आगे कह देना था, हाँ भाई हाथ मिला देते हैं, लोकपाल चाहिए हम ले आते हैं यार, लोकपाल क्या हो गया? फिर उस पर चर्चा शुरू करते, चर्चा के ऊपर उस पर फिर पब्लिक डिबेट लेके जाते। फिर बात होती है आगे कि जो हमारी जो संसद ऑलरेडी एक बन चुकी है, तो उसमें अगर लोकपाल जरूरी है तो ठीक है। मैंने तो लोकपाल के विरोध में भी लिखा था, क्योंकि लोकपाल उससे पहले जिस देशों में आया है वो प्रॉब्लमेटिक भी बन चुका था, मैंने लिखा था। मैंने कांग्रेस का विरोध किया, लोकपाल पे जो लोकपाल लेके आ रहे थे उनका विरोध किया, स्टडी करके, बाकी देशों में स्टडी करके। तो आप भी कर लेते, इसमें क्या, नेगोशिएट करना सीखो ना। नेगोशिएशन तो सबसे बड़ी कला है, और ये तो कांग्रेसियों का हुनर था ना। उन्होंने नेगोशिएशन करी, बाबा साहेब जी से नेगोशिएशन करी, जब जगजीवन राम जी से नेगोशिएशन करी कई मुद्दों के ऊपर। तो नेगोशिएशन करो। अभी बहुत, मैं दिल्ली की एक समस्या कह दूँ कि दिल्ली में या देश में जहाँ भी आपने देखे छोटी जो कॉलोनियाँ बसाई हैं, जय जय कॉलोनी, वहाँ पर आने वाला आदमी एक श्रमिक बन के रह गया है। तो दिल्ली में सबसे पहले जो दुकानें जब बने, वो जय जय कॉलोनी में जो लोग बसे हुए हैं उनको मिलनी चाहिए। दिल्ली के अंदर दुकानें उनके लिए आपने जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, उनको दुकानें, उनकी महिलाएं घरों में काम करने जा रही है, उनका स्वास्थ्य खराब है, घरों में महिलाओं का स्वास्थ्य का जो रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट कहाँ है उनकी, श्रमिकों की, महिलाओं की, आदमियों की। तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं, मैं सारे तो बोलूँगा नहीं क्योंकि वो मेन मुद्दा खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जो देख रहे हैं, आई आई होप कि समझदार है। मैंने कुछ बातें क्लियर करी होंगी, नहीं क्लियर हो तो मैं फ़ोन पे अवेलेबल हूँ, मेरा नंबर है, आप आराम से मुझसे लेके बात कर सकते हैं। मैं ज़िंदगी, मेरी अगर 60-70 साल की ज़िंदगी है, तो भाई मैंने तो यहाँ पर छोड़ दी है ज़िंदगी। मेरे को नहीं जाना, मेरे को धन लेके स्वर्ग भी नहीं जाना मेरे घर वालों ने जो कर दिया, जितना कर दिया भगवान ने दे दिया। देश की व्यवस्था में जितना मैं अपनी मेहनत से कमा रहा हूँ, ठीक है, जब तक पेट भर रहा है ठीक है, नहीं पेट भरा तो मैं भी और कुछ बोलूँगा, ख़त्म बात, इतना काफ़ी है, हाथ ओवर नहीं मचानी। तो मुझसे फ़ोन कर सकते हैं कभी भी, मैं आपका सबका साथी हूँ। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। और हाँ, पर हाँ एक बात ये है कि जो पुस्तकें हैं, अगर मेरी लिखी, बाबा साहेब जी की लिखी कोई पुस्तकें हैं, तो आप मुझसे अवश्य ले सकते हैं और सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि पुस्तकें लिखने, उनको ट्रांसलेट करने में, फ़िलहाल का मैं अपना काम बता दूँ कि मैं पिछले 2 साल से भारत की जो अर्थव्यवस्था की कमज़ोरी है
उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। एक पुस्तक मैं निकाल चुका हूँ, श्रम का विभाजन और निर्माण, जो कि मुख्य था कार्ल मार्क्स जी का। मैंने एक चैप्टर पढ़ा, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है, तो उसका सिंप्लीफाइड हिंदी और फर्स्ट टाइम उसका हिंदी में टिप्पणी है, तो वो है। और कई किताबें मैंने अन्य भी लिखी है, तो आप पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। इससे मुझे आर्थिक सहयोग मिलेगा, कम से कम छोटी सी एक मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में। 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170, 8851188170। हमारी वेबसाइट भी है, मेरी एक वेबसाइट भी है, हम लोग मेरे फ्रेंड भी साथ में काम करते हैं। तो आप वेबसाइट नोट करें, nspmart.com, nspmart.com। मैं निखिल सबलानिया, नई दिल्ली से। नमस्कार। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।